डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि टाइम भी कम है हमारे पास, 1 महीने के से कम हमारे पास टाइम बचा हुआ है अपने मेन एग्जाम तक पहुंचने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आपको पूरे एग्जाम का आइडिया लग जाता है और कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लग जाता है। तो आज किस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया था, वैसे मैंने तो स्लाइड्स बना रखी है बट फिर भी व्हिच चैप्टर वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस टुडे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? थर्मल फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख दाख के रिवाइज करके फॉर्मूला वगैरह आए होंगे, क्योंकि तभी आपको मजा आने वाला है। क्योंकि बिकॉज बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी थर्मल फिजिक्स में 3 यूनिट्स होते हैं, कभी कभी तो उसको 4 भी माना जाता है। थर्मल फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज, जिसमें हीट ट्रांसफर भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें एक्सपेंशन वाला, थर्मल स्ट्रेस वाला अलग हो गया, हीट ट्रांसफर वाला, कंडक्शन रेडिएशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी एक टॉपिक होता है, थर्मोडायनेमिक्स भी एक टॉपिक होता है। तो ये 5-6 चैप्टर्स मिला के तो ओवरऑल थर्मल फिजिक्स कहलाता है, जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी का आई कैन से 30% कवर करता है। इजी होता है, स्कोरिंग होता है, जरूर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, इसलिए क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक जो हमने चूज किया था वो ग्रेविटेशन था। तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस तो मैंने नहीं रखे, क्योंकि थर्मल फिजिक्स से ही ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे कि ग्रेविटेशन का मुझे क्वेश्चन रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो आज हम थर्मल फिजिक्स पे ये जो 4-5 यूनिट्स हमने बताए उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपने सारे कंसेप्ट अपने चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज किया होगा, ताकि हम स्मूथली फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकें। हाँ जी, रिवाइज करके आए क्या आप लोग? तभी हो पाएगा, मैंने आपसे कल ही बताया था, अगर इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट, तो फिर आपका मुश्किल होगा, क्लास में आपको मजा नहीं आएगा और आप मजबूर हो गए बीच में क्लास छोड़ने पे आमादा हो जाएंगे, आप बीच में क्लास छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और आप जो है रेडी रहिए। तो ये पिछले 4-5 साल के जेईई मेंस में पूछे गए प्रॉब्लम्स, लास्ट 3-4 इयर्स के पिछले साल के जेईई मेंस के प्रॉब्लम थे। तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओनली क्वेश्चंस आर देयर, नो थ्योरी। चले क्या, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट, वैसे स्लाइड तो अपलोड कर देता हूं मैं आपके गूगल ड्राइव पे, आप सबके पास लिंक भी होगा उसका, तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं सारे क्वेश्चंस को उस पे अपलोड कर देता हूं, बल्कि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान मैंने रखा है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस हो, बल्कि लेकिन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप वगैरह हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट के लिए, प्रेस वगैरह में भी लगा रहता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर में भी रखा रहता है। आज के टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट्स आ गए, लेकिन प्रेस वगैरह में यही बायोमेट्रिक स्ट्रिप रखता है। जब आप किसी चीज को हीट करते हैं तो एक्सपैंड करता है, और कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक्सपेंशन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसके थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, अल्फा बोलते हैं जिसको। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक होता है एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको आप अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं। भाई ये मेरी बात है, आपको समझ में आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कोई दूसरी दुनिया की बात तो नहीं लग रही? नो सर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखिए बेटा, बहुत इजी प्रॉब्लम है। आपका जो एक्सपेंशन होता है, फॉर एग्जांपल लेंथ एल है इनिशियली टेम्परेचर पे, आपने जब इसको हीट किया तो इसका लेंथ बढ़ गया, तो मैं बोलता हूँ ये डेल्टा एल हो गया। तो डेल्टा एल जो होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा, जिसको हम थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन बोलते हैं, अल्फा एल डेल्टा टी।
तो अब देखिए यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो उसके अल्फा पे डिपेंड करता है, थर्मल कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। हाँ भाई कौन है, किसको पूछना है कुछ? तो अब देखो जितना ज्यादा अल्फा होगा, मीनिंग ही नहीं पता जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा डेल्टा एल होगा। अब यहाँ से देखो हीटिंग कर रहे हैं तो हायर कोफिशिएंट ऑफ किसका, अल्फा ए का ज्यादा है। इसका मतलब जब आप हीट करेंगे सो व्हाट विल हैपन, द मेटल ए हैज अ हायर एक्सपेंशन कोफिशिएंट व्हेन द बाय, अच्छा कोल्ड, सॉरी इसको कूल कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप कूल करेंगे तो कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा। मोर अल्फा मोर एक्सपेंशन, मोर अल्फा मोर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आप कूल करेंगे बेटा तो कौन वाला ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच विल कॉन्ट्रैक्ट मोर, ए वाला ज्यादा झुकेगा और बी वाला कम झुकेगा। तो बताओ अपने आप, तुम बताओ, अभी दोनों का लेंथ बराबर है तो ए वाला ज्यादा श्रिंक हो जाएगा और बी वाला कम श्रिंक होगा। तो ऑटोमेटिकली आप खुद फील करके बताओ ये किस तरफ, अगर देखो दोनों का अल्फा बराबर है तब तो दोनों बराबर बराबर झुक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सीधा रहेगा। लेकिन अगर अल्फा किसी का ज्यादा है तो ए वाला इट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर, ए जो है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो होगा ये कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेस। कोल्ड बाथ का मतलब है ठंडा किया गया, टेम्परेचर को गिराया गया है। तो अब आप बताइए कि किधर झुकेगा ये, इट्स ऑन विच साइड, जिधर जिधर ज्यादा झुकेगा। तो ऑटोमेटिकली आप फील कर सकते हैं कि ये वाला जो है ये ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा श्रिंक होगा वो अपनी तरफ मोड़ लेगा उसको, सिंपल सी बात है। जो ज्यादा श्रिंक होगा वो अपनी तरफ मोड़ लेगा। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स स्मॉलर, बेंड जो होता है वो छोटे की तरफ होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स स्मॉलर लेंथ, जिधर छोटा होगा उधर उसकी तरफ मुड़ जाएगा। एक शॉर्टकट याद रखिए, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ए छोटा हो जाएगा बी बड़ा रहेगा तो ए की तरफ मुड़ जाएगा, इट मींस इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा बेटा अगर इसी क्वेश्चन में बोलता व्हेन द बाय, अगर इसको हीट करता, हॉट बाथ में रखता तो फिर किधर मुड़ता, अगर हॉट बाथ में रखता तो किधर मुड़ता, राइट साइड में। तो अब आप हॉट बाथ में करते तो ए ज्यादा फैलता, ए ज्यादा एक्सपेंड करता, बी कम एक्सपेंड करता। तो बी का लेंथ छोटा हो जाता, ए का लेंथ बड़ा हो जाता, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द स्मॉलर लेंथ, तो बी की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, आई होप दिस कांसेप्ट ऑफ बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक लाइन याद रखिए, इट विल बेंड टुवर्ड्स द स्मॉलर लेंथ, और हीटिंग और कूलिंग के हिसाब से डिपेंड करता है, मोर अल्फा मोर डेल्टा। याद रखिएगा जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। चले आगे, यस ठीक, चलिए छोटा, ये देखो हीट इंजन पे आगे प्रॉब्लम, कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए। जल्दी से प्रॉब्लम देखिए, टेल मी द आंसर। आइडियल हीट इंजन, सोर्स का टेम्परेचर है, उसमें दो चीजें होती है, एक हाई टेम्परेचर इसको सोर्स बोलते हैं, लो टेम्परेचर को सिंक बोलते हैं। एफिशिएंसी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, रिकॉल करिए, सारा इंफॉर्मेशन रिकॉल करिए, जल्दी रिकॉल करो, प्रेशराइज करिए अपने ब्रेन को, रिकॉल करिए। अब आप पूछ रहे, प्रकुल पूछ रहे सर जी आंसर केल्विन में देना है कि सेल्सियस में। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट, पूरा डेटा उसने दे रखा है कि आपको किस में आंसर देना है, इन विच यू हैव टू टेल। ओके, एरी का आंसर आ रहा है, प्रकुल देखो वहां लिख रखा है लास्ट में, शुड बी के बाद ब्रैकेट लगा के उसमें खुद लिख रखा है व्हाट इट इज। आपने क्या डिग्री सेल्सियस का सिंबल तो लगा रखा है, अच्छा। अब आपने एक और गलती कर दी, आंसर को माइनस में दे दिया, नीचे लिख रहा है राइट द मॉडुलस और द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो माइनस साइन हटा के आंसर दोगे ना। ठीक है, वेरी गुड अक्षिता। तो अब देखिए हीट इंजन का अगर हम कंसेप्ट पढ़ें तो हीट इंजन में एक हायर सोर्स होता है, हायर टेम्परेचर, बीच में इंजन होता है जिसको वर्किंग सिस्टम बोलते हैं,
और नीचे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या बोलते हैं बेटा? सिंक बोलते हैं, सिंक बोलते हैं लो टेम्परेचर वाले को। हीट इंजन क्या करता है? व्हाट डज द हीट इंजन डू? हाई टेम्परेचर से हीट लेता है, लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट मारता है, रिजेक्ट करता है, और फिर वर्क आउटपुट होता है। यही होता है क्या हीट इंजन? बोलिए, हीट इंजन व्हाट डज द हीट इंजन डू? इट टेक्स हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, रिजेक्ट इट टू द लो टेम्परेचर एंड गिव द सम वर्क। और ये वर्क डन होता है जो बेटा, वो क्या आपको Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है? बोलो ना यार, Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट। यस, क्या मैं सही हूं? यस सर। ठीक है। और एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। हीट इनपुट कौन सा है? Q1। और वर्क आउटपुट को क्या लिखते हैं? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसको आप 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी लिखते हैं। इसको जब आप फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं, मैं आपको उस फॉर्मूले पे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, तो डायरेक्टली आपने देखा होगा ये मिलता है 1 माइनस T2 बाई T1। याद है क्या एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला कैनेट इंजन का? बोलो जल्दी बोलो, याद है? नहीं याद है तो अभी देख लो। हीट, इट इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। Q1 क्या हो गया? इनपुट, और Q2 क्या हो गया? आउटपुट, और ये हो गया आपके पास इंजन। ये सिस्टम है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल इंजन। अब एफिशिएंसी दे रखा है मुझे बेटा, अच्छा याद रखना इसमें सारा डेटा केल्विन में रखा जाता है। ऑलवेज पुट द डेटा इन केल्विन, केल्विन। तो मैं अगर अब सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को, 60% का मतलब 0.6, 1 माइनस सोर्स का टेम्परेचर 127, तो इसको केल्विन में करें कितना हो जाएगा? 273 प्लस 400 आ जाएगा क्या? 400। तो ये मुझे मिल गया T2 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, जिसको मिल सकता हूँ 0.4। तो T2 की वैल्यू हो गई 400 इंटू 0.4 मतलब 160 केल्विन, 416 160 केल्विन। आपको आंसर किसमें देना है बेटा? 160 आंसर रखेंगे गलत आ जाएगा। द मोमेंट यू आर गोइंग टू पुट 160 इट विल बी रॉन्ग। 160 नहीं रखना है क्योंकि सेल्सियस में। अब आप 160 केल्विन को बताइए सेल्सियस में कितना होगा? 273 में से माइनस कर दीजिए, क्या होता है? K इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो यू विल गेट सेल्सियस इज इक्वल टू 160 माइनस 273। माइनस करो बेटा, कितना आ रहा है? 160 में से 273, यू मस्ट बी गेटिंग माइनस 113। माइनस 113 आ रहा है क्या? यस सर। नहीं यार, 113 कैसे आएगा? 100 273, हाँ ठीक है, ठीक है, 113 माइनस 113। लेकिन आंसर क्या बोल दे? राइट द मॉडुलस और द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको ऑप्शन जो होगा वो 113 रखेंगे। अगर आप गलती से भी एग्जाम में माइनस लगा के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा माइनस। ठीक है, ठीक है। केल्विन में नहीं करना है आपको, जो है करना है तो 160 लिखेंगे तो भी गलत, माइनस 113 लिखेंगे तो भी गलत, प्लस 113 रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आगे चलें क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए देखिए, ये रहा आपके पास थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पे। पढ़िए प्रॉब्लम और देखते हैं। हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर पे है, मैं आपको थ्योरी बता दूंगा जल्दी से, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान प्रॉब्लम है। ओके काम, वेरी गुड, आपने आंसर दिया। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है अगर उन दोनों रॉड को मिला के एक सिंगल रॉड बना दे तो कितना के हो कि हीट ट्रांसफर सेम हो। ये मतलब होता है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का। आइडेंटिकल मेटल वायर्स का मतलब है कि उनका लेंथ और एरिया वगैरह सेम है। ओके वेरी गुड, मेरे पास ऑप्शन आने लगे हैं 4 4 4 A1 ABC सवार है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। तो देखो बेटा, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है? हीट ट्रांसफर क्या ये होता है क्या?
के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, यही होता है क्या? अगर आपने कोई रॉड ले लिया जिसका एरिया ए है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 से T2 है, तो हीट ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। अलग अलग यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है? हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यही होता है क्या? बोलो भाई, टेल मी यस और नो। इसको कभी कभी डेल्टा एल भी लिखते हैं, डेल्टा एल। तो आप इसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल को मैं एल लिखता हूँ, डेल्टा एल को मैं एल लिखता हूँ, डेल्टा टी को मैं एल को एल बाई के लिखते हैं, और इसी एल बाई के को क्या लिखते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। याद आ रहा है? थर्मल रेजिस्टेंस की तरह लिखते हैं। तो आप इसको एज अ ओम्स लॉ की तरह ट्रीट करते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और वहां पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपने थर्मल रेजिस्टेंस बोल दिया। अब आप क्या करेंगे? दो वायर्स को इसने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। आइडेंटिकल वायर से मतलब लेंथ दोनों का सेम है, एरिया भी क्या है? दोनों का सेम। अब इक्विवेलेंट बताने के लिए आप दोनों रॉड को एक बना दो, मतलब लेंथ कितना रख दो? 2l, एरिया तो सेम रहेगा। तो कह रहा है अगर इसका K1 है, इसका K2 है, तो इसका कितना K रखूं इक्विवेलेंट K की हीट ट्रांसफर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए क्या बेटा? दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए क्या? सीरीज में हो गए क्या रेजिस्टेंस? यस अरे सर। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 क्या हो गया? RE क्या हो गया? L बाई के। थर्मल रेजिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग L बाई के। तो इक्विवेलेंट वाले का लेंथ कितना हो गया? 2L। K कितना हो गया? K। एरिया तो A रहेगा। R1 कितना होगा? L1 अपॉन K1 A1 प्लस R2 होगा L2 अपॉन। यही फॉर्मूला बेटा कभी कभी आपको पैरेलल में रखवा देगा, एक के ऊपर एक रख देगा, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगाएंगे। अब देखो लेंथ सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2l अपॉन, लेंथ को मैंने लिख दिया K1a प्लस लेंथ क्या सेम? तो K2a। तो देखो यहां से l कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एरिया भी कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा 2/ke इक्वलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। एलसीएम ले लोगे K1 K2, ऊपर आएगा K2 प्लस K1, और यहाँ आ गया 2/ke। तो तुम्हें ke क्या मिल जाएगा? 2K1 K2 अपॉन K2 प्लस K1। तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। कौन सा ऑप्शन बैठा? 2K1 K2 अपॉन फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यही चीज पैरेलल में होती बेटा तो क्या ऑप्शन आता? उसके लिए आप 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। आई होप आपको ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। यस सर। ठीक है, L/K ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस। सीरीज में तो सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे, पैरेलल में तो पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे। चले आगे बढ़े, क्या दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े? यस सर। और लोग बताएं भाई, समझ में आया कैसे करना है? थर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। ओके ठीक है, L/K उसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आपने लेंथ एरिया वगैरह से इक्वेट करके इक्विवेलेंट K निकाल लिया, ये आंसर आ गया। चलिए ये आ गया आपके पास अगला प्रॉब्लम, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के से रिलेटेड 2021 का प्रॉब्लम है। देखो यार, 4 यूनिट तुमको 1 घंटे में रिवाइज करवा रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ के आए तो यकीन मानिए आपको सबसे बकवास लगेगा ये क्लास, कुछ नहीं समझ में आए। और ये क्लास उसके लिए है भी नहीं जो पढ़ के नहीं आया, सॉरी टू से दैट, बट हकीकत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेईई मेंस के फाइट से बाहर हो चुका है अगर वो पढ़ा नहीं है और पढ़ के नहीं आया। वॉल्यूम का इंक्रीज पूछा है, वॉल्यूम का इंक्रीज, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाला कोफिशिएंट लगाएंगे आप। You have to use the volumetric expansion coefficient. 2021 का प्रॉब्लम है ये।
ओके ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, ओके तीन, आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स, 3 लोग का आंसर आ रहा है एंड आई थिंक दे आर करेक्ट। ओके, अक्षिका ने भी आंसर दे दिया है और एरी का भी आंसर आ गया है, थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, मानसी, कोमल। ओके ठीक है, 7-8 लोगों ने आंसर दिया है, हर्ष का भी आ गया आंसर। चलो देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा। देखो एक क्यूब है, क्यूब का साइड ए है, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, तो बेटा देखो क्यूब का साइड है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। आगे मैंने थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम भी कलेक्ट कर रखा है ताकि जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी ए क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम का कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो डेल्टा वी पूछ रहा है। तो यू नो डेल्टा वी क्या होता है? अगर डेल्टा एल होता था तो डेल्टा अल्फा एल डेल्टा टी, तो डेल्टा वी होता है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं? गामा से। डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। फाइन, यही लिखते हैं क्या बेटा? अब Yes. गामा क्या होता है आपको बता देंगे। तो अल्फा हो गया लीनियर कोफिशिएंट, बीटा होता है एरिया कोफिशिएंट जिसको 2 अल्फा लिखते हैं, और गामा हो गया वॉल्यूम कोफिशिएंट जिसको 3 अल्फा लिखते हैं। फाइन, तो गामा की जगह इसने बोल रहा है कि द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लेंथ का एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा दे रखा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। वॉल्यूम क्या हो गया? ए क्यूब, और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया उसने? डेल्टा टी। इनिशियली टी था, अब कितना बढ़ा दिया? डेल्टा टी। तो क्यूब ए साइड का था, टेम्परेचर टी था, इंक्रीज करके डेल्टा टी पे लेगा, तो इट विल बी सिंपली डेल्टा टी। तो इतना सिंपल प्रॉब्लम, 3 अल्फा ए क्यूब डेल्टा टी, कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके चलिए, बहुत आसान प्रॉब्लम था, मूव करता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए देखो, अब ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव और ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट क्या, आपको इसमें टाइम लग सकता है कैलकुलेट करने में। अब देखो ये सॉलिड प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज का चैप्टर है। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है बेटा, बीच में मैंने एक अलग दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन डाल दिया है। वेव्स का क्वेश्चन है ये, बेसिकली मैंने चेक करने के लिए डाला, देखे आप लोग कैसे जंप करते हैं अपने ब्रेन में। इट्स अ 2020 प्रॉब्लम, 2020 का प्रॉब्लम है। सुकून से करिए, गलत नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ा हुआ है सब रिकॉल करिए। इसमें आपका क्वेश्चन जो है ट्रांसवर्स वेव की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है आपसे। तो वेव में पूरा चैप्टर का पूरा फॉर्मूला फौरन रिकॉल होना चाहिए आपको। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी। यंग्स मॉडुलस दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। ओके वेरी गुड, वाह ग्रेट, प्रफुल्ल का आंसर बिल्कुल सही आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश कर दिया आपने। अरे वाह, कौशिक का भी बिल्कुल सही आंसर है। देखो यार,
आप ही के क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ओके ग्रेट, अमित का भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अमित कुमार, कौशिक गुलेरिया, प्रफुल्ल रतन। रघुल आपका नाम कुछ और था ना, मैं भूल गया, आपने बताया था। ठीक, मैं आपको 1 मिनट का और टाइम देता हूँ, क्वेश्चन लेंथी है इसलिए टाइम देता हूँ। गूगलिंग मत करना, कोई नुकसान बहुत बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये तो जेई मेंस के प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन नेट पे मिल जाएगा, लेकिन नेट पे तो दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, कितना इधर है वो इम्पोर्टेंट है दिमाग में। चलिए काफी टाइम हो गया, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देना शुरू करता हूँ। वायर को इसने 2 एंड से क्लैम्प कर रखा है, मींस ये केस बन गया है बोथ एंड फिक्स्ड वाला। दोनों एंड से इसने क्लैम्प कर रखा है और इसको वाइब्रेट कर रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब बीच में क्या हो एंटी नोड और किनारे किनारे क्या हो नोड। वायर को सिलेंडर कंसीडर करना, ऑफ कोर्स वायर का मतलब ही एक सिलेंडर होता है। दिस इज द वायर, वायर इज लाइक अ सिलेंडर, वायर इज लाइक अ सिलेंडर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो थिंग फिक्स का क्या था, 1/2L, सॉरी n/2L लिख सकते हैं इसको, n/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास म्यू। ओके, यही होता है। n क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या, n की वैल्यू क्या है, तो 1। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L अंडर रूट T/μ, ये आपको फॉर्मूला रखना है। फ्रीक्वेंसी लेंथ दे रखा है, अब टेंशन और म्यू कितना होगा ये निकालना है। अब टेंशन आपको नहीं दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है और यंग मॉडुलस दे रखा है। तो आपको होता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी आपको स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस से। तो टेंशन तो अब भी नहीं निकला, लेकिन आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है बेटा, टेंशन अपॉन एरिया। तो टेंशन को मैं लिख सकता हूं, चलो टेंशन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। अब मैंने आपको कुछ हिंट दिया है, प्रोसीड करिए जरा। स्ट्रेस निकल जाएगा यंग मॉडुलस और स्ट्रेन की मदद से, टेंशन की जाए स्ट्रेस इंटू एरिया रख देंगे। और क्या होता है, म्यू क्या होता है बेटा, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होता है। डेंसिटी दे रखा है, तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो ये वाला टर्म बन जाएगा मेरे पास, ये वाला टर्म बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि होगा डेंसिटी इंटू एरिया। तो म्यू को मैं डेंसिटी इंटू एरिया भी लिख सकता हूँ। अब तुम्हें इससे ज्यादा हिंट क्या दे भाई, इससे ज्यादा हिंट क्या दे। 35√10 आ रहा है मानसी का। मानसी क्या सब कुछ ऐसे ही क्या जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है 110 आ रहा है हेमंत का, देखते हैं बेटा देखते हैं। Yes, sir. देखो यार, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है n/2, ये दो थिंग फिक्स के लिए, बोथ एंड फिक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है ना। ओके, अब आपने फंडामेंटल की बात करें तो n की वैल्यू 1 रख दी। T/μ, T होता है टेंशन, टेंशन नहीं पता आपको कितने टेंशन से खींचा गया। यंग मॉडुलस निकाला, यंग मॉडुलस से मैंने स्ट्रेस निकाल लिया। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आपको डेंसिटी दे रखा है, तो मैंने देखा म्यू को यानी मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू एरिया। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला मेरा कितना प्यारा फॉर्मूला बनने वाला, 1/2L
अंडर रूट टेंशन, टेंशन को स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इंटू एरिया, और म्यू को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर तुमने प्रैक्टिस किया होता तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई म्यू भी लिखते हैं और अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी भी लिखते हैं। याद रहेगा क्या? ये दो फॉर्मूले याद रखो। कंसेप्ट तो तुमने देखा होगा, फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ जरा। F1 इज इक्वल टू 1/2 लेंथ 1 मीटर दे रखा है, अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी हमें डायरेक्ट दे रखी, कितना डेंसिटी दे रखा है? 9 × 10⁻³ और स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। स्ट्रेन कितना दे रखा है? स्ट्रेन 4.9 × 10⁻⁴ और यंग मॉडुलस मुझे ये दे रखा 9 × 10⁻10। 9 × 10⁻10 9 × 10⁻10 मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना रहा? 9 9 81, 8 कैरी रहा, 9 4 जा 36, 44 9 4 जा 44.1 और पावर लेंगे 9 में से 4 गया 5 10⁻5। चलिए वापस रखते हैं 1/2 अंडर रूट स्ट्रेस आ गया मेरे पास 44.1 × 10⁻5 और नीचे में आ जाऊंगा तो ये कितना आ रहा है? हाउ मच डेंसिटी है? 9 × 10⁻³ डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, if I am going to divide how much 9 4 जा 36, इसको मिल लिया मैंने 4.9 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आ गया 1/2 अंडर रूट 4.9 और ये पावर ऊपर जाके बन जाएगा 5 और +3 8, तो 1/2 अंडर रूट 4.9 × 10⁻8। अंडर रूट 4.9 बाहर आएगा, कितना बन जाएगा भाई? ओके नहीं कुछ गड़बड़ नहीं 0.7 कैसे होगा? 0.7 नहीं होगा, 0.7 नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हो रही। 35 हर्ट्ज आया होगा। 9 × 10⁻9 9 × 10⁻³ स्ट्रेस की वैल्यू होगी 4.9 × 10⁻4। प्रकुल 35 -4 है ना कि 9 -3 लिख दिया है आपने। सॉरी फिर से बोले, कहाँ गलती लिखी मैंने? अच्छा सॉरी यहाँ पे ठीक -4 है। माइनस नहीं स्ट्रेन तो मैंने सही लिखा है, स्ट्रेन से लिखा, यंग मॉडुलस में गलत लिख गया था। y की पावर 9 × 10⁻10 था, 9 × 10⁻10 है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है तो 6 करेंगे यहाँ पे, 6 करेंगे तो 6 3 ये 9 बन जाएगा। थैंक यू। ये रहा 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 49 × 10⁻8 लिख देंगे। 49 बाहर आएगा 7/2 और 10⁻8 बाहर आएगा तो 10⁻4 आ गया। तो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन किलोग्राम पर। अच्छा एक और चीज गड़बड़ हो गई बेटा, यहाँ डेंसिटी जो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा पहले मुझे। तो 9 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6। तो ये बन जाएगा -6 ऊपर जाएगा +6 बन जाएगा तो 10⁻3 बन जाएगा। देखिए कैसे डेटा से खेला हुआ। तो 9 × 10⁻3 रखना है डेंसिटी, ना कि -3। तो 9 × 10⁻+3 रखेंगे हम। 9 × 10⁻+3 हर जगह मुझे +3 रखना पड़ेगा। +3 रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3, यहाँ भी आ गया 3, यहाँ आ गया 2 और 2 का बाहर आया 10, तो ये आ गया 3.5 × 10 35 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर 35 हर्ट्ज आएगा। तो आंसर इज बेसिकली 35 हर्ट्ज। देखो भाई कैसे क्वेश्चन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई सारे कंसेप्ट को मिला के एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा आपने, फॉर्मूला लगाया ये वाला, फिर इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया डेंसिटी और स्ट्रेस के टर्म में, यहां से इन दोनों की मदद से, यंग मॉडुलस की मदद से, और स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया टेंशन अपॉन एरिया, फिर यहां से म्यू की वैल्यू उठाई, सब कुछ रखा। डेंसिटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, आपने उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद सारी वैल्यू रखने के बाद यू गॉट 35 हर्ट्ज। ठीक है,
अगर आपने समझ लिया, नोट कर लिया, जो भी करना है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं। Yes. तो कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कंसेप्ट समझ, देखिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला जबान के टिप पे रखा होना चाहिए। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप फॉर्मूले को रिकॉल करें। क्वेश्चन देखा, सारे फॉर्मूले एक बार में जंप करने चाहिए। इसीलिए इतनी बार आप उसको रिवाइज करो कि नाम देखते ही फौरन वो आपके दिमाग पे फौरन स्ट्राइक कर जाए। चलो ये देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसको नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट प्रॉब्लम। इसको करते हैं जरा कैरनेट इंजन पे। कैरनेट इंजन को आपने क्या किया, एफिशिएंसी दे रखा है, कैरनेट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ, चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैरनेट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 इज बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। अच्छा, उस इंजन को रेफ्रिजरेटर बना दिया। यू नो इंजन इज अ रिवर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगर कह रहा है कि वर्क डन रेफ्रिजरेटर में 10 जूल हुआ है, तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा रिजर्वायर से। ध्यान से करो, रिकॉल करो जरा बेटा। इंजन में एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर और बीच में, और रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। दोनों की वर्किंग में कुछ डिफरेंस होता है। कोई बता सकता है इंजन और रेफ्रिजरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इंजन और रेफ्रिजरेटर, कहाँ बताइए बताइए, बोलो बोलो। हाँ बताइए यार, 40 स्टूडेंट्स में से कोई तो होगा जिसको याद होगा कि इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। चलो सॉल्व कर लो प्रॉब्लम। सर रेफ्रिजरेटर में लो टू हाई टेम्परेचर होता है और जो इंजन होता है उसमें हाई टू लो होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेफ्रिजरेटर में हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फेंकते हैं, और इंजन में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। सिंपल, अगर आपको बोले 30 सेकंड में समझाओ तो यही है। और इंजन में वर्क आउटपुट होता है, और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बेटा, वर्क इनपुट होता है। इनपुट होता है बस। तो आप इंजन की अगर बात करते हैं, अगर मैं इंजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर से हीट लेते हैं, लो टेम्परेचर पर रिजेक्ट मारते हैं, और वर्क क्या होता है, आउटपुट होता है। एरो बता रहा है वर्क आउटपुट हो रहा है। ठीक, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ इंजन। और रेफ्रिजरेटर में इसका उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट लेता है और हाई पे इसको थ्रो करता है। जैसे आपके फ्रिज में क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर निकाल के बाहर फेंकता है ना रेफ्रिजरेटर, और हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट करता है, और इसमें वर्क क्या होता है, इनपुट होता है। मैं इसको वर्क आउटपुट लिख देता हूँ, वर्क इनपुट लिखता हूँ। तो यू नो इंजन ऑफ कैरनेट इंजन में क्या होता है, अभी मैंने बताया था इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। सो आपकी एफिशिएंसी कितनी दे रही है, 1/10। तो कह रहा है कि अच्छा, इंजन कह रहा है द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल। तो ये इंजन पे, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर में वर्क डन हो रहा है, ये 10 जूल का हो रहा है। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट अ लोअर टेम्परेचर। तो कह रहा है कि Q2 कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या डायग्राम से, बोलो भाई।
आपने रेफ्रिजरेटर में 10 जूल का हीट इनपुट दिया है, तो पूछ रहा है कि कितना रिजर्वायर से टेम्परेचर से उसने हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 पूछ रहा है बेसिकली। अब देखो पहले यहां से निकालो, ये मुझे पता चल गया इंजन के बारे में। दिस इज द इंजन प्रॉपर्टी, इंजन प्रॉपर्टी। अब इंजन में बेटा क्या कर सकता हूं मैं, तो मुझे W दे रखा, तो Q1 की जगह मैं लिख सकता हूं 10 × W, क्योंकि वही रेफ्रिजरेटर को इंजन बना दिया गया, उसी रेफ्रिजरेटर को क्या बना दिया गया, मुझे इंजन बना दिया गया। तो अगर आपने इसमें आई कैन से दैट अगर वर्क डन हुआ है 10 जूल का, तो हीट कितना इनपुट ले रहा होगा, 100 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। हीट कितना ले रहा होगा, 100 जूल का। अब जरा यहां पे अगर मैं आ जाऊं इस प्रॉब्लम पे, देखो अगर इंजन होता है तो वर्क डन जो होता है दैट इज बेसिकली वर्क आउटपुट जो होता है वो होता है Q1 माइनस Q2। और अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर में देखो तुम, जो Q1 है, Q1 जो है दैट इज बेसिकली क्या हो रहा है, WI इनपुट प्लस Q2, ये हो गया वर्क इनपुट। अब Q1 तुमने निकाल लिया कितना, 100 जूल। वर्क इनपुट कितना कर रहे हो, 10 जूल, तो Q2 कितना हो गया, 90 जूल। सिंपल। ये इंजन का डायग्राम है बेटा, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम। तो इंजन का उसी इंजन को, सेम इंजन को आपने रिवर्स कर दिया, बिल्कुल रिवर्स। तो एफिशिएंसी की मदद से आपने देखा अगर 10 जूल का वर्क हो रहा है तो मेरे पास जो वर्क हीट इनपुट चाहिए होगा दैट विल बी 100 जूल। तो 10 जूल के करस्पॉन्डिंग हीट Q1 कितना हो गया, 100 जूल। तो Q2 क्या होगा, डायग्राम से देखेंगे तो Q2 विल बी इक्वल टू Q1 माइनस W, तो 100 माइनस 10 विच इज गोइंग टू गिव मी द 90 जूल। अरे भाई ये बताओ समझ में आया कि नहीं, कितना सिंपल प्रॉब्लम था। उसी कार्नेट इंजन को घुमा दिया, बस उसने हीट इनपुट को आउटपुट बना दिया, आउटपुट को इनपुट, इनपुट को आउटपुट। जी बताइए। हाँ जी, सर ये आपने Q100 जूल कैसे लिखा है, एक बार ये बता दो। 100 जूल कैसे लीजिए, देखिए पहले कह रहा है कि कैनेट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, 1/10। तो मैंने पहले 1/10 ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया। आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। यस ठीक है, एफिशिएंसी की मदद से मैंने देखा कि अगर आप 10 जूल का वर्क कर रहे हैं तो कितना हीट इनपुट होगा, मतलब सोर्स से कितना हीट लेंगे। तो इट इज गिविंग 100 जूल। W/Q, तो वर्क कितना दे रखा, देखिए यहां से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, 10 × W, और वर्क कितना हो रहा है, 10 जूल का। तो फॉर एवरी 10 जूल वर्क, देखिएगा हर 10 जूल वर्क के लिए Q1 कितना आएगा, 100 जूल। ये इंजन की प्रॉपर्टी है। उसी इंजन को तो आप घुमा रहे हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। जब आपने उसी इंजन को घुमाया तो वहां पे बात तो वही बनेगी ना कि अगर वर्क जो है 10 जूल का हो रहा है तो Q1 100 जूल का होगा। आपने उसको जो आउटपुट था उसको इनपुट बना दिया। तो फॉर एवरी 10 जूल वर्क देख Q1 विल बी 100 जूल। फॉर एवरी 10 जूल वर्क, 10 जूल का जो वर्क इनपुट है उसके लिए Q1 क्या होगा, 100 जूल। रिवर्स कर दो, अगर रिवर्स में तुम Q1 दे रहे हो 100 जूल, तो W कितना होगा, 10 जूल। तो Q2 कितना बनेगा, 90। उसी को तुमने रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसी रेफ्रिजरेटर को आप इंजन को रेफ्रिजरेटर बता रहे हो ना बेटा, तो Q1 Q2 सब कुछ सेम होगा, बस डायरेक्शन रिवर्स तो होगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? सर हेलो भाई, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपने जो Q1 Q2 जो आप ले रहे थे वो दे दिया, लेने वाले को देने वाला बता दिया, देने वाले को लेने वाला बता दिया, लेकिन डेटा और वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना मेरा, क्योंकि इंजन वही है, वर्किंग प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। ओके सर, समझ में आया क्या बेटा सभी को? तो Q1 Q2 की वैल्यू तो सेम रहेगी, जस्ट इट इज गोइंग टू रिवर्स इस पाथ। ठीक है बेटा? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इंजन और रेफ्रिजरेटर के प्रोसेस पे। देखिएगा प्रोसेस, अगर आपने बोलेगा क्वेश्चन कि उसी रेफ्रिजरेटर को घुमा दिया इंजन पे तो वैल्यूज विल बी सेम, जस्ट आपको एनालिसिस करना होगा, हीट इनपुट आउटपुट बन जाएगा, जो भी चीजें उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए काइनेटिक थर्मोडायनेमिक के ऊपर एक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा है।
थर्मोडायनेमिक पे बहुत ध्यान से इस प्रॉब्लम को करिए। चलिए देखिए, कह रहा है 300 केल्विन से शुरू करके पहले एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहा है, फिर उसको आइसोबारिकली मींस कांस्टेंट प्रेशर के साथ एक्सपेंड कर रहा है। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 2 स्टेप में करिए प्रॉब्लम, 2 स्टेप में। पहले आप एडियाबेटिक कंप्रेशन करिए, फिर आइसोथर्मल आइसोबारिक एक्सपेंशन करिए। तो आप 2 स्टेप में जाइए बेटा, 1 से 2 जाइए और फिर 2 से 3 जाइए। एक जो एडियाबेटिक है और दूसरा जो आइसोबारिक है, इक्वेशन लगाइए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फ्रॉम 1 to 2 और यहाँ पे टेम्परेचर की शुरुआत हो रही है 300 केल्विन से, तो फाइनल टेम्परेचर T3 कितना होगा केल्विन में बात करें। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का आपको वो याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर द एडियाबेटिक प्रोसेस डेटा। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड नहीं हो रहा है सर। आइसोबारिक में क्या होता है बेटा? आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या क्या होता है? V1/T1 इक्वल टू V2/T2। सिंपल ये लगाना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिजल्ट लगाना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? 0, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला याद है किसी को? एडियाबेटिक प्रोसेस का 3 फॉर्मूले होते हैं ना, बताओ क्या क्या है? पहला हो गया, अगर एडियाबेटिक का प्रोसेस का मैं फॉर्मूला पूछूं एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो 3 फॉर्मूले होते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। पहला होता है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है? टी, बोलो, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और प्रेशर के फॉर्म में टीपी की पावर
बोलो ना यार, याद तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें एग्जाम देना है। एडियाबेटिक में प्रेशर वॉल्यूम पीवी की पावर गामा, टेम्परेचर टीवी की पावर गामा -1 और टीपी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। समझ रहे हो क्या? तो यहां से अगर मुझे ये टेम्परेचर और रिजल्ट का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो आई कैन राइट टी वीक टी इज इक्वल टू, तो इसको T2 by T1 इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट V1 by V2 की पावर गामा -1, ये भी लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 की पावर गामा -1। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बेटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से उठाऊंगा तो T2 by T1 की वैल्यू लिख सकता हूं, आई कैन राइट, नीचे जाएगा ये, नीचे जाएगा तो P2 by P1 आई कैन राइट इट P1 by P2 की पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा। याद रहेगा क्या ये रिजल्ट? बोलो ना यार, याद रहेगा? नोट कर लो इसको, ये रहा, यहां से रिजल्ट दिया मैंने, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टेम्परेचर, तो कह रहा वॉल्यूम को 1/16 कर दिया। तो मैं यहां से पहले 1 से 2 पे लगाऊं, T2 by T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। देखो पीछे मैंने गामा माइनस गामा कितना दे रखा 1.4, तो ये बन जाएगा 1.4 माइनस 1 कितना आ गया 0.4। अब देखो टेम्परेचर को कितना कर गया V2 जो V1 अपॉन 16 है, V1 अपॉन 16 है, तो आई कैन राइट V1 अपॉन V1 by 16 की पावर 0.4, तो ये ऊपर V1 16 की पावर 0.4 होगा। तो 0.4 का मतलब कितना लिख सकता हूं मैं 2/5, 2 गुना कितना लिख सकते हैं बेटा इसको 0.4 को 2/5, 2/5 कुछ हो रहा है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है, तो T2 की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी T1 इंटू 16 की पावर 2/5। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? और T1 मुझे दे रखा 300, तो अब ये T2 मिल गया मुझे। यार बताओ समझ में आ रहा है इतना? इसके आगे किया क्या आप लोगों ने? कितने पे रुक गए हैं? यहाँ तक की, यहाँ तक किया है। तो T2 की वैल्यू तो आप T1 की वैल्यू तो हमको मिल नहीं पाएगी। 16/5 को आप और सिंप्लीफाई करना चाहे तो यू कैन। चलो इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, अगला वाले स्टेप पे देखते हैं। तो T2 और T3 पे जाता है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक पे बेटा अगर मैं पहुंचूंगा, देखो यार एक क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के जरिए पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करना है। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आप जब इक्वेशन लगाते हैं PV = nRT, प्रेशर कांस्टेंट है तो V/T क्या होता है कांस्टेंट, आप यहां से लगाते हो V1 अपॉन T1 = V2 अपॉन T2, जिसको आप लिखते हो T2 by T1 = V2 by V1। ये आ गया आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला। अब मेरे पास वहां पे मुझे लगाना है 2 और 3 के, कितना टाइम हो गया है, 2 और 3 के बीच में मुझे इक्वेशन लगानी है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे 2 और 3 का इक्वेशन लिख देता हूं अगले स्लाइड पे। तो T3 by T2 by T1 = V2 by V1, तो T3 by T2 हो जाएगा V3 by V2। अब बोल क्या रहा है, इफ इट इज अलाउड, पहले तो V2 से V1/16 क्या, अब जो क्या कर रहा है V3 जो है 2 टाइम्स ऑफ V2 है। देखो ये क्या लिख रहा है, एक्सपेंड कर दिया इसने आइसोबारिकली 2V2, मतलब जो V3 है वो 2V2। क्या सही लिख रहा हूं बेटा मैं? बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं? V3 = 2V2, बोलो ना यार यस और नो, क्योंकि एक्सपेंड करके 3 टाइम्स V3 जो 2V2 लिख दिया, तो V3 जो है 2V2 अपॉन V2, ये आ गया मेरे पास। तो T3 जो आ गया फाइनल टेम्परेचर वो T2 इंटू 2, ये रिजल्ट है मेरे पास। तो फाइनल टेम्परेचर जो है T3 = 2 टाइम्स ऑफ T2, और T2 यहां से निकाल रखा है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, वैल्यू देखता हूं जरा क्या क्या आ रहा है। तो T3 जो मुझे मिला 2T2, और T2 की वैल्यू है मेरे पास T1 इंटू 2 की 16 की पावर 2/5, और T1 इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास दे रखा है कितना 300 केल्विन। रख दूं वैल्यू 2 इंटू 13, हमेशा सारी वैल्यूज को केल्विन में रखना, याद रखना केल्विन में। 16 की पावर 2/5। अच्छा अगर मैं इसको पावर 2 के टर्म में वो करूं तो इसको लिख सकता हूं 2 पावर 4 इंटू 2/5, तो ये बन जाएगा 8/5, 2 की पावर 8/5। ये तो यार बड़ा 8/5 पावर अगर लिखें तो ये तो बड़ा कैलकुलेट
600 इंटू 2 की पावर, आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग भी यहीं आके टक गए होंगे। हाँ जी, यहां तक पहुंचे क्या? नो सर। यहां तक नहीं पहुंचे। अच्छा, एक और मजे की बात देखो, इस इंटीजर टाइप दे रखा है, तो अब इसको तुम्हें 2 की पावर 8/5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लॉग से कैसे निकालेंगे? लॉग का यूज कर सकते हैं क्या? यार मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट से तो पूछ ही सकता है ना 2 की पावर 8/5। अल्लाह अकबर। चलो यार, ये तुमको समझ में आया कि नहीं बताओ। पहले एडियाबेटिक लगाया T2/T1 से, फिर T2 और 3 के बीच में आइसोबारिक लगाया, T2 निकाला, फिर T3 निकाला, मेरा आंसर आ गया फाइनल ये। अब अगला टास्क है 2 की पावर 8/5 निकालना। कैलकुलेट करो, लॉग लगा के। हाउ लॉग कैलकुलेट करो? 8/5 into 0.301 ऐसे। हाँ, 8/5 बिल्कुल सही। लॉग इसको मैं यूज कर सकता हूँ, y = 2 की पावर 8/5। तो यार इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल यू गेट दिस? इसको मैं सकता हूँ 2 की पावर 1.6, एक अप्रोक्सीमेट याद कर सकते हैं 2 की पावर 1.6। सर दोनों साइड लोग लेके पहले फिर 8/5 बाकी आ जाएगा। हाँ, तो दोनों साइड ले लॉग ले लें। अगर हम log 10 ले लें और फिर उसका एंटी लॉग भी तो लेना पड़ेगा ना बेटा मुझे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। 8/5 log 2, ठीक। अब क्या करोगे? log 2 की वैल्यू रखोगे 0.3, तो ये तो फिर इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यार क्वेश्चन में तो फंसा दिया बिल्कुल। 2 की पावर 8/5 की वैल्यू कोई है जो 2 की पावर 8/5 को निकाल सके? इसका फिर एंटी लॉग भी तो लेना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ इसका अप्रोक्सीमेट पावर देखता हूँ कैलकुलेटर से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 8/5? 8/5 का मतलब हुआ 1.6। इसका आंसर 1600 कुछ है, अभी मैं देखा था 1600 कुछ आंसर की जो मेरे पास है। 2 की पावर 16 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको ये वैल्यू जो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आ रही है 600 इंटू 3.03 है, तो लगभग 1800 केल्विन के अराउंड आंसर है। चलिए मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं वेट करूंगा क्योंकि 7:03 हो चुके हैं। अच्छा देखिए, ये तो खैर एक रेयर टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें 2 की पावर 8/5 आ गया, वरना आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आप आराम से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 10/5 आएगा इस तरह का। अच्छा अभी तो प्रोसेस तो समझ पाए ना, एडियाबेटिक कैसे लगाना है, आइसोबारिक कैसे लगाना है, ये तो आप कर लिए होंगे। यस ठीक है, तो ये एक टिपिकल चीज है 2 की पावर 8/5। आंसर ऐसे ही कुछ आया था, मुझे याद नहीं है, मैं आंसर की आपको देख के बता दूंगा। ठीक है लास्ट में। तो 2 की पावर 8/5 इसको कैलकुलेट करना है, चैलेंजिंग टास्क का, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। तो एक रफ वैल्यू आप निकालिएगा एग्जाम में और कैलकुलेट करके देखिएगा, समथिंग 1800 अराउंड आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं मूव ऑन। ठीक है चलिए, चलो ये देखो बड़ा अच्छा पीवी डायग्राम दे रखा है 4 प्रोसेस का, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का। इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? यू नो आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? यस सर। आइसोबारिक, Yes, चलो मैच करके बताओ क्या आ रहा है। ओके 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 ओके। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर 0। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो जाए 0। अच्छा अगर मैं बेटा जनरल प्रोसेस लिखूं, चलो मैं आपको, तो देखो ए वाला तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो हो गया होगा आइसोबारिक।
और डी वाला तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये हो गया आइसोकोरिक। तो पहला हो गया क्या, आइसोकोरिक का मतलब हो गया ए, और फिर आइसोबारिक में आ गया डी। इट मींस ए डी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब ए डी बीसी और ए डी सी बी। अब बताइए, देखो ये अब दो बचा है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोबारिक एडियाबैटिक है? आइसोकोरिक डी है। आइसोकोरिक, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आइसोकोरिक तो डी वाला हो गया ना, और आइसोबारिक वाला ए हो गया, आइसोबारिक वाला ए हो गया, आइसोबारिक वाला ए हो गया। तो यहां से मैंने जो लिखा है, तो ये ऑप्शन मेरे पास या तो शुरुआत होगा डी से, डी ए, तो डी ए ये गलत होगा, ये गलत हो गया, तो डी ए सी बी, डी ए बी सी, दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। अब इसमें बेटा आपको पता होना चाहिए कि आइसो किसका स्लोप ज्यादा होता है, पीवी ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबैटिक का। वेरी गुड। तो अगर आप लिखते हैं पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जब आप डीपी बाय डीवी करते हैं, जो कि स्लोप बन जाएगा, ये स्लोप की वैल्यू होती है कितना, माइनस एन पी बाई वी। इट मीन स्लोप इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा पावर को? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्लोप। अच्छा अब देखो, अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं बेटा, तो एडियाबैटिक का इक्वेशन क्या लिखता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल की बात करूं, तो आइसोथर्मल क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसका एन ज्यादा, एडियाबैटिक का एन ज्यादा? बोलो ना यार, एडियाबैटिक का एन ज्यादा हो गया क्या? क्योंकि यहाँ पे 1 है, वहां पे गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज मोर देन 1, गामा इज ऑलवेज मोर देन 1, गामा इज ऑलवेज मोर देन 1। इसका मतलब स्लोप जो होगा एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का ज्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल से। पीवी ग्राफ में अगर आप बनाएंगे तो देखो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक तो बहुत आसान है देखना। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आपने पहचाना कि आइडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा। तो किसका स्लोप ज्यादा है बेटा, सी या बी में? जितना ज्यादा वर्टिकल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्लोप। तो सी वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब सी वाला क्या हो गया, एडियाबैटिक। और बी वाला थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप का, हॉरिजॉन्टल टाइप का मतलब स्लोप कम हुआ, स्लोप कम होने का मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल। तो मेरे पास जो ऑर्डर बना, आइसोथर्मल कौन सा बन गया, बी, और आइडियाबैटिक कौन सा बन गया, सी। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी फोर्थ ऑप्शन। कितने लोगों ने दिया फोर्थ ऑप्शन? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मोनोटॉमिक गैस है और डायटोमिक गैस है, किसका स्लोप ज्यादा होगा, मोनोटॉमिक का कि डायटोमिक का? मोनोटोनिक। मोनोटॉमिक, बिल्कुल सही, क्योंकि गामा मोनो का कितना होता है, 1.66, जिसको आप 5/3 लिखते हैं। डायटोमिक का कितना होता है, 7/5, 1/4, और पॉलीटॉमिक का कितना होता है, 4/3, 1/3। तो जितना ज्यादा गामा उतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा एन उतना ज्यादा क्या होगा, स्लोप। तो अगर आप इसी में 3 प्रोसेस दे दें एडियाबैटिक में, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक, तो सबसे ज्यादा वर्टिकल जो लाइन बनेगी वो किसकी बनेगी, किसकी बनेगी भाई, सबसे ज्यादा वर्टिकल, सबसे ज्यादा स्लोप किसका? अरे बोल दो ना मेरे भाई, अगर मैं बना दूं एडियाबैटिक का 3 ग्राफ, आपने? हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पीवी ग्राफ बनाया मैंने, पीवी ग्राफ बना दिया और ये 3 लाइन दे दी, तीनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, तीनों एडियाबैटिक। और तो कौन सा, इसका नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। कौन सा मोनोटॉमिक का है, कौन सा डायटोमिक का है, कौन सा पॉलीटॉमिक का है? सी मोनोटोनिक। हाँ जी। तो देखिए स्लोप मैंने निकाला है, स्लोप का फॉर्मूला आता है माइनस एन पी बाई वी। जितना ज्यादा एन उतना ज्यादा एन, तो पीवी की पावर गामा, गामा मतलब एन। तो सबसे ज्यादा गामा किसका, मोनोटॉमिक का। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका हो गया, सी का। तो ये हो जाएगा किसका, मोनो का, ये हो जाएगा डाई का, और ये हो जाएगा पॉली का। ठीक है, चलिए मैंने एक थ्योरी आपको बता दी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू। आगे चलें क्या, 5 मिनट बचे हैं, 1-2 प्रॉब्लम और कर लें। यस, हाँ बोलिए, बोलो बेटा क्या बात है? नहीं सर, आप कह रहे थे ना आगे चलें। ठीक है ओके चलिए। तो मैं अब उठाता हूँ प्रॉब्लम। हाँ चलिए, ये 2019 का प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, जल्दी देख के बताओ क्या है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट?
थोड़ी बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, बहुत आसान। पीवी डायग्राम, इंटरनल एनर्जी कह रहा है अगर आपका, सो इजी प्रॉब्लम, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। आपको बताओ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सही बोला मैंने। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? 0। तो दोनों प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम। तो क्या डेल्टा यू सेम हो जाएगा? यस। इसका मतलब सी और ए और बी ऑप्शन तो खत्म। अब डेल्टा यू क्या हो गया? सेम। तो डेल्टा यू हो गया सेम। और आपको बताया डेल्टा यू को क्या लिखते हैं? क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। फाइन। अब डेल्टा यू बेटा दोनों में सेम है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्यू ज्यादा है तो डब्ल्यू भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। कैन आई, एम आई राइट? अगर दो प्रोसेस है उन दोनों का डेल्टा यू सेम है तो क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू डेल्टा यू और क्यू बी माइनस डब्ल्यू बी इक्वल टू डेल्टा यू बी। अब ये कह रहा है दोनों सेम है, इसका मतलब अगर हीट ज्यादा है तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को माइनस करना है, और अगर हीट कम है तो वर्क भी कम होगा। अब मुझे तुम बताओ व्हाट इज द एरिया अंडर द पीवी ग्राफ? किसका वर्क ज्यादा है? प्रोसेस ए का कि प्रोसेस बी का? किसका वर्क ज्यादा है? ए का, क्योंकि ए का एरिया क्या हो गया? ज्यादा, और बी का एरिया क्या हो गया? कम। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क देता है। तो मेरे को यहां से पता चला कि वर्क ऑफ ए इज मोर देन वर्क ऑफ बी, क्योंकि डेल्टा यू सेम है तो हीट भी क्या होगा? ए का ज्यादा होगा किससे? बी से। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ये वाला गलत। कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यस। जान बची है। एक दो प्रॉब्लम और देखें, एक प्रॉब्लम और। चलो नहीं, नहीं सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, नहीं छोड़ दे। अभी टाइम है, अभी है। सर 2 मिनट रह गए जी बस। 2 मिनट रह गए। 2 मिनट में तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। चलो जल्दी से, 2 मिनट बचा है, 1 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे। सर ब्रेक भी चाहिए। ब्रेक ले लेना। अरे अभी कहाँ? अभी तो तुम ब्रेक लेना 1 महीने बाद। अभी तो कश्ती को चलाते रहो, थको मत। बस उतना ही ब्रेक लो जितने में एनर्जी रिवाइव हो जाए। नेक्स्ट क्लास को 2 मिनट बाद स्टार्ट कर लो। घर पे बोलो चाय वाय लेके तैयार रखें। देखो सीपी दे रखा है, सीवी दे रखा है और कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर। तो कह रहा था रेशियो ऑफ डी यू डी क्यू एंड दिस क्या होगा? रेशियो क्या होगा? डायटोमिक गैस दे रखा है। डायटोमिक का सीपी सीवी तो ना भी देता तो आपको पता होता है, उसने दे के आपको ठीक है आसानी कर दिया आपके लिए। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, सर गुड इवनिंग, काइंडली मेक मी होस्ट। अच्छा ठीक है, व्हेनेवर यू लीव। ओके ठीक है मैम, ओके जस्ट 1 मिनट। तो देखो आपसे आपको पता होगा कि डीयू जो होता है वो ऑलवेज होता है एनसीवीडीटी। कोई प्रोसेस कुछ भी हो, इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से निकलता है। उसकी थ्योरी क्या है? आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू। और डीक्यू जो होता है बेटा वो होता है एनसीडीटी। जो प्रोसेस होगा उसके हिसाब से डीक्यू निकलेगा। देखो डीयू जो होता है हमेशा सीवी से निकलता है और डीक्यू जो होता है प्रोसेस के हिसाब से निकलता है। अब प्रोसेस क्या दे रखा है बेटा? कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब सी को मैं क्या लिख दूं? सीपी। आई बात समझ में? क्या डीयू हमेशा सीवी से निकलता है, डीक्यू हमेशा प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोल चुका है इसलिए सीपी निकाल लिया। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाए तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डेल्टा यू कर लो, तो W की वैल्यू आ गई Q माइनस डेल्टा यू
तो Q क्या हो गया NCP dt और U हो गया NCV dt। तो NCP माइनस CV क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो मुझे CP माइनस CV एंड dt कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आएगा CP माइनस CV। CP माइनस CV क्या होता है R, तो ये बन गया NR dt। तो मेरे पास ये बेटा रेशियो आ गया। तो तीनों का रेशियो लोगे तो अगर मैं DU इज टू DQ इज टू DW करूंगा तो मुझे रेशियो क्या, NDT कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा CV इज टू CP इज टू R। CV इज टू CP इज टू R मिल जाएगा। और CV मुझे दे रखा है कितना 5/2R, CP दे रखा है 7/2R और ये दे रखा R। तो रेशियो लेंगे तो R से R क्या हो गया, कैंसिल। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट आई एम गेटिंग, DU 5, कौन कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 बी ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक रिवाइज किया जाए, जल्दी बता दीजिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है ग्रेविटेशन। जब भी होगा लिख लो ताकि याद कर लेना। ग्रेविटेशन और पूरी मैकेनिक्स कर ले क्या, मैकेनिक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह ये सब। हाँ जी बताओ क्या क्या अगले ट्यूसडे को कौन सा एक तो ग्रेविटेशन ले लेता हूँ और एसएचएम ले ले क्या, एसएचएम बोलो यार जल्दी। एसएचएम ले या मैकेनिक्स में? यस सर। एसएचएम एंड वेव्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर में रिवाइज करता हूँ, ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है। अगले क्लास में ये तीनों को आप रिवाइज करके आइएगा, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।